हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज का टॉपिक रहेगा जी कॉस्ट एनालिसिस ऑफ एजुकेशन। यानी एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट की तरह तो हमने पढ़ लिया, यानी हम उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो हमें कॉस्ट को एनालाइज करके चलना पड़ेगा ना, कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में नहीं करना है। सो वो कॉस्ट जितनी लग रही है उसको एनालाइज करना, बट उसको हम अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जो कि 5 तरीके हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूजुअली आपको 2 तरीके ज्यादा नजर आएंगे, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और एक कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। बहुत बार इन्हीं में ही डिफरेंस पूछा जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा भी रखा है। आप वो लेक्चर देख सकते हैं, आपकी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी। बट फिलहाल हम 5 तरीके के कॉस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें एक है बेसिक कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट। कई जगह पे आपको बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस भी लिखा मिल जाएगा, एंड कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है जी। सो कॉस्ट बेनिफिट और कॉस्ट इफेक्टिव थोड़े से ज्यादा फेमस है, बट बाकी का भी हमें पता होना चाहिए। बेसिक कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है, ओवरऑल कितनी कॉस्ट लगेगी किसी भी प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, सो ओवरऑल कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, कि ये प्रोग्राम शुरू से अंत तक कितनी कॉस्ट इसके ऊपर लगेगी। तो जो सेवरल इनपुट्स हम देंगे, उन सभी कॉस्टिंग से रिलेटेड ये कंसर्न है। डेफिनेटली मेजर टास्क है कि उनको आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना और उन कॉस्ट को मेजर करना, क्योंकि मतलब ओवरऑल कितना खर्चा हो रहा है वो आपको पहले हुआ नहीं है खर्चा, उससे पहले ही आपको एनालाइज करना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, एनालिटिकली दे आर कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग द वेरियस इनपुट्स टू एजुकेशनल प्रोडक्शन। सो बेसिकली जब आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने इनपुट्स में क्या क्या कॉस्ट लगेगी, घूम फिर के आपको यही बात नजर आएगी। और इट इज द मोस्ट लिमिटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, क्योंकि आप बहुत लिमिट में चीजें कर रहे हैं कि ओवरऑल कॉस्ट कितनी लग सकती है। जब आप ओवरऑल की बात करते हैं तो आप वैसे भी थोड़ा थोड़ा कम खर्चा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म ऑफ एनालिसिस है, ये किस क्वेश्चन का आंसर करेगी, ये ओवरऑल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेगी, कि एक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए ओवरऑल कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, although this form of analysis can be very helpful during the financial planning of education, but it may not be appropriate for making within or cross country comparison। तो कंपैरिजन करने के लिए ये सही नहीं हो सकती, बट जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए, कि ये प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, तो हम सबसे पहले उसकी बेसिक कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, कि बेसिक मोटे मोटे तौर पे ओवरऑल कितना खर्चा हो जाएगा। ठीक है जी, तो उस कॉस्ट को एनालाइज करना इज कॉल्ड बेसिक कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिजिबल है या नहीं, मतलब जो आप काम करना चाह रहे हैं आप उसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इस एजुकेशनल प्लान को, और इस एजुकेशनल प्लान की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कितनी है, कि हम कितने पैसे में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहेगा, बजट के हिसाब से ये सक्सेसफुली हम कर पाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो वो फिजिबिलिटी देखते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज अ टेक्निक फॉर कॉस्टिंग एंड टेस्टिंग इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ एन एजुकेशनल प्लान, जो कि आप स्टार्टअप कॉस्ट से लेके ऑपरेटिंग कॉस्ट और सारी चीजें मेजर करके, मतलब बेसिक कॉस्ट तो आप इसमें भी एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप ये भी देख रहे हैं कि ये बजट के लेवल पे फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन स्पेसिफिक हो गया, जो कि एड्रेस करेगा कि कोई एक गिवन प्रोग्राम उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, विद इन जो प्री डिफाइंड बजट। हमने बेसिक ओवरऑल कॉस्ट देख के, ये बेसिक जो कॉस्ट थी वो देख के हमने बताया ना कि इतना लगना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जो इतना लगा, हम बोल रहे हैं कि ये बेसिक कॉस्ट है, क्या उस बेसिस पे ओवरऑल फिजिबल होगी ये चीज, तो हम उस कॉस्ट की फिजिबिलिटी देखना चाह रहे हैं। अब तो वो क्या हो गया, कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, सो ये भी डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग के फेज में, कोई भी अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो वहां पे कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। ये जो दोनों है, बहुत ये बेसिक कॉस्ट वाला था और कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, जो प्रोग्राम और इंटरवेंशन है, इनमें बेनिफिट्स जो है, प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते। हम ओवरऑल सिर्फ इनपुट्स कितने लगेंगे हमारी तरफ से वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट, यहां पे हम बेनिफिट्स देखेंगे, हमने ऊपर वालों में बेनिफिट नहीं देखे हैं। और जब भी बेनिफिट वर्ड आ रहा है ना, तो हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में लेके जा रहे हैं।
मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात, ठीक है। तो जब भी बेनिफिट आए दैट मीन्स हम मॉनेटरी टर्म्स में देखना चाहते हैं कि जितना खर्चा हमने किया था क्या उतना, मतलब उसका जब फायदा निकल के आएगा, बेनिफिट होगा उसका, सो कितना बेनिफिट रहेगा, और वो बेनिफिट मतलब मॉनेटरी टर्म में कितना हम पैसे खर्च कर पाएंगे, कि मतलब कितने पैसे हमारे पास वापस आएंगे। और इस मॉनेटरी टर्म में हम जो है टाइम को भी, कि टाइम की इतनी कीमत है, टाइम को या बाकी जो भी रिसोर्सेज हम दे रहे हैं उन सबको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस लिए यूज किया जाता है? डिटरमाइन विच प्रोग्राम और इंटरवेंशन प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स, यानी हमने कम से कम पैसा लगाया, लोअर कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमें कहां से मिल सकते हैं, ठीक है। फाउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बेनिफिट कॉस्ट जो है टिपिकली एक प्रोग्राम है, बट नीड नॉट नेसेसरली, बट ये डिफरेंट गोल्स या प्रोग्राम्स इसमें हम चेक करते हैं कि सबसे कम पैसे में कितने बेनिफिट्स हम लेके आएंगे, ठीक है। तो चाहे वो, जैसे एक एग्जांपल इन्होंने लिया जो फॉर्म ऑफ एनालिसिस में, कि हमें रोड कंस्ट्रक्शन में ज्यादा पैसा देना चाहिए या एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए। सो उसमें हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि जब हम रोड कंस्ट्रक्शन में पैसा इतना एक्स अमाउंट लगा रहे हैं, सो टोल कर आके कितना अमाउंट कितने टाइम में हमारे पास वापस आ जाएगा, कितना फायदा हमें होगा, बेनिफिट मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। सेम हम देखेंगे कि एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से कितना जो है हमारे पास रिटर्न्स जो है वो आएंगे, कितना बेनिफिट हमें होगा। तो जितनी भी कॉस्ट होंगी ना उन सबको हम मॉनेटरी यूनिट्स में जो है वो पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये बेस्ट सूटेड है टू एड्रेस द क्वेश्चन विच अमंग मैनी प्रोग्राम और इंटरवेंशन प्रोवाइड्स द मोस्ट बेनिफिट एट लीस्ट मॉनेटरी कॉस्ट, कि आप दे कम रहे हैं, आप जो है गेन ज्यादा कर रहे हैं। सो वो क्या है जी? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब बेनिफिट है यहाँ पे इफेक्टिव है, कि आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है, बट क्या इफेक्टिव है वो चीजें, कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। तो वो कॉस्ट की, जो हमने कॉस्ट लगाई है उसकी इफेक्टिवनेस चेक करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। इफेक्टिवनेस मतलब इसमें हम, वो क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिवनेस एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सो कॉस्ट जो है वो यहाँ पे अब मॉनेटरी भी हो सकती है, लेकिन जो फायदा है ना वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों रहेंगे, कि कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम बाद चीजें हो रही, तो वो टाइम, पैसा, सारी चीजें हम कंसीडर करेंगे। और जितना हमने इनपुट दिया है, चाहे वो इनपुट हमने भले ही मॉनेटरी टर्म्स में दिया हो, बट हम जब फायदा देखेंगे तो हम उसके अंदर मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी भी देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ये आ जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो सिर्फ मॉनेटरी पे फोकस करता है, विच इज ऑब्वियस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है वो मॉनेटरी पे ज्यादा फोकस नहीं करता, ऐसा भी बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो सिर्फ मॉनेटरी पे ही फोकस करता है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस या तो मॉनेटरी पे करेगा नहीं, बट अगर कर भी रहा है तो मॉनेटरी के साथ साथ वो नॉन मॉनेटरी पे भी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है जी। मोस्ट अप्रोप्रिएट है व्हेन कंपैरिजंस आर मेड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल क्राइटेरिया मेजर। ये चीज याद रखने वाली है कि इसमें ये जो परफॉर्मेंस है ना, इफेक्टिवनेस जो है वो सिंगल क्राइटेरिया वेरिएबल के ऊपर है, यानी मैं सिर्फ एक सिंगल फैक्टर के ऊपर इफेक्टिवनेस देखना चाहती हूँ। जैसे रीडिंग टेस्ट स्कोर, या मान लो मैथ्स में बच्चों की अचीवमेंट बढ़ानी है, तो मैथ्स में अचीवमेंट बढ़ाने के लिए मैंने नया टीचर अपॉइंट किया, उस टीचर की सैलरी पे डाला, उसको टाइम दिया पर्टिकुलर, तो वो सारी कॉस्ट को एनालाइज करके फिर मैं देखूंगी कि क्या मैथ्स में अचीवमेंट बढ़ी है। सो वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बस इतनी याद रखनी जरूरी है कि सिंगल क्राइटेरिया पे फोकस करता है, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या हो गया? कंसिडरेशन ऑफ डिसीजन अल्टरनेटिव्स, जिसमें आप कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को कंसीडर कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। एग्जाम्पल के रूप में आप ये लगा सकते हैं कि रेजिंग रीडिंग या मैथमेटिक्स अचीवमेंट आपको बढ़ानी है, आपने नए मटेरियल, करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग सारी चीजें अडॉप्ट कर ली, उसमें जो जो खर्चा आपका लगा वो आपकी कॉस्ट लगी है। अब आप उस कॉस्ट की वजह से कितना मैथमेटिक्स में अचीवमेंट बढ़ा है, तो वो इफेक्टिवनेस चेक करेंगे। और ये इफेक्टिवनेस हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे देख रहे हैं, सो वो क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर मैं ये इफेक्टिवनेस या इसकी यूटिलिटी एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे देख रही हूं, मैं ओवरऑल देख रही हूं, तो वो कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस होगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की तरह लिमिट नहीं होता किसी भी एक क्राइटेरिया पे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना जरूरी है। सो विच प्रोग्राम और इंटरवेंशन प्रोवाइड्स द मोस्ट यूटिलिटी, कि सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किस प्रोग्राम की हो रही है, वो भी सबसे कम कॉस्ट पे। तो ये कॉस्ट यूटिलिटी हो गया। बस इतना ध्यान रखिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक सिंगल क्राइटेरिया पे चेक करते हैं हम, और कॉस्ट यूटिलिटी हम ओवरऑल यूटिलिटी चेक करते हैं, ठीक है जी।
ये एक बार देख लेते हैं। बेसिक कॉस्ट एनालिसिस मतलब कि एस्टिमेट करेंगे आप टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, ये आउटकम निकल के आता है। पर्पस क्या है कि जो इंप्लीमेंटेशन है प्रोग्राम या इंटरवेंशन का, कितनी कॉस्ट उसकी लगेगी, कितना, हाउ मच विल इम्प्लीमेंटेशन दिस प्रोग्राम, कितनी कॉस्ट लगेगी इंप्लीमेंट करने में। कॉस्ट फिजिबिलिटी कि जो हम प्रोग्राम बताया है हमने, क्या बजटरी कांस्टेंट जो हमने बजट डिसाइड किया उसके अंदर अंदर क्या ये फिजिबल है, ठीक है। जैसे मान लो आप, मैं बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपने ना गोवा जाने का प्लान किया। अब आपने गोवा जाने से पहले उसका बेसिक कॉस्ट एनालिसिस किया कि भाई 4 दिन रहना है, इतना होटल का खर्चा आएगा, इतनी चीजें आएंगी। सो ओवरऑल मिला के मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है 30,000, ओके, कि 30,000 एक हफ्ते के 7 दिन लगा लो, चलो ठीक है। ये मैंने बेसिक कॉस्ट एनालाइज कर दी, मोटे तौर पे, गई नहीं हूं मैं अभी गोवा, बट मैंने बेसिक कॉस्ट को एनालाइज कर दिया। अब मैं फिजिबिलिटी देखूंगी कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि मैं इतने पैसे में इस बजट में जा सकूं, इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकूं, कि मैं घुमाऊंगी। फिर आप कॉस्ट बेनिफिट, या जिसको हम बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, कि मुझे क्या फायदा होगा। अब हो सकता है मैं तो घूमने ही जा रही थी तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन मॉनेटरी फायदा तो नहीं हो रहा है मुझे इसमें, ठीक है। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप 20,000 में जाके मैं वहां पे कोई ऐसी चीज कर सकती हूँ, या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज कर सकती हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर, या मान लो मैं वो होता है ना बिजनेस ट्रिप कर सकती हूँ, या किस तरीके की क्या चीजें करूँ कि इतना पैसा लगा के मेरे पास रिटर्न में और भी चीजें आ जाए, मॉनेटरी बेनिफिट मुझे ज्यादा हो। या फिर मान लो मैं वहां घूम के आई, वहां से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की और उससे रिलेटेड वीडियोस या चीजें बना बना के मैंने यूट्यूब पे किसी और को दे दी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, ठीक है। सो वो क्या हुआ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि मुझे खर्चा कम करना है लेकिन मुझे उस लोवेस्ट मॉनेटरी कॉस्ट में ज्यादा कमाना है, उस प्रोग्राम को पूरा इंप्लीमेंट भी करना है और इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रही हूं मैं। तो इसमें हम एक्सटर्नल एफिशिएंसी एस्टिमेट करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या रहेगा, एक सिंगल क्राइटेरिया पे हम इफेक्टिवनेस देखना चाह रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम कौन सा होगा लोअर कॉस्ट पे, कि अगर 30,000 में गोवा की बात हो रही है तो क्या मैं 10,000 में हिमाचल जा सकती हूँ। तो वो चीज क्या हो गई कि कौन सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, गोवा वाला या हिमाचल वाला, कम कॉस्ट पे। और क्यों करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, मान लो, ठीक है। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, वो एक सिंगल क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। आउटकम क्या निकल के आया, इंटरनल एफिशिएंसी हम चेक कर रहे हैं जो रिसोर्सेज हमने इन्वेस्ट किए हैं। कॉस्ट यूटिलिटी क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा पे, मतलब हम मोस्ट यूटिलाइज्ड प्रोग्राम कौन सा होगा ओवरऑल, ठीक है। तो वो यूटिलिटी चेक करेंगे, इसमें भी हम इंटरनल एफिशिएंसी जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये 5 तरीके की जो कॉस्ट एनालिसिस है ये आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा भी अगर समझ आ गया है तो, मुझे एक फीडबैक मिल जाता है कि अच्छा ठीक है समझ आ रहा है, मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट्स मैटर करते हैं। 1 मिनट या 30 सेकंड निकाल के समझ आ गया नहीं आ गया बता दिया कीजिए, ओके। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.